हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ओशन बॉटम रिलीफ या दूसरे शब्दों में हम कहें तो मरीन मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। स्थल मंडल की जब हम बात करते हैं तो उसके जो रिलीफ हैं वो हमें सब दिखाई देते हैं, जबकि ओशन बॉटम जो है उसके रिलीफ जल के कारण यानी पानी के कारण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वहाँ पे भी लिथोस्फीयर की तरह ही रिलीफ पाए जाते हैं। और जितनी विविधताएं यानी जितनी वैरायटी वहाँ पे है, गहराइयाँ जो हैं, औसत ऊंचाइयाँ, लंबे तथा गहरे विभंग यानी फ्रैक्चर्स जो हैं, जितने ओशन बॉटम में हैं उतने महाद्वीपों पे नहीं मिलते। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो स्थल मंडल पे यानी लिथोस्फीयर पे जो सबसे ऊंची चोटी है या जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। वो 8,848 मीटर मात्र है, जबकि महासागरों में जो अधिकतम गहराई है, सबसे गहरा जो डीप है वो मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप है। वो 11,035 मीटर उसकी गहराई है। महासागरों की जो औसत गहराई जो है वो 3,800 मीटर है। और स्थल मंडल की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 840 मीटर मानी गई है। और ओशन बॉटम का जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें 4 रिलीफ जोन माने जाते हैं या उनके अनुसार उनकी स्टडी की जाती है। तो उनमें पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट जिसे कहते हैं। दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय मग्न ढाल। और जो तीसरा पॉइंट है या तीसरा रिलीफ जोन है वो है डीप सी प्लेन्स या गहरे महासागरीय मैदान। और चौथा पॉइंट है महासागरीय गर्त या ओशनिक डीप्स। तो ये जो 4 मेन रिलीफ जोन है, इसके अनुसार हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में इनकी स्टडी करते हैं। और जब हम ओशन बॉटम रिलीफ को डिटेल में स्टडी करते हैं तो वो मरीन मॉर्फोलॉजी का पार्ट हो जाता है, यानी महासागरीय आकार की, जिसमें सागरीय प्रदेशों का हम अध्ययन करते हैं। और उसमें महासागरीय बेसिन जो है यानी ओशन बॉटम जो है उसके जितनी भी रिलीफ हैं उनको उनकी बनावट कैसी है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके अनुसार जब हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी या आकारिकी के अंतर्गत आता है। और समान विशेषता वाले उच्चावच मंडलों को यानी जहाँ पे एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, एक जैसी फीचर्स जहाँ पे होते हैं, तो उस जोन को महासागरीय प्रदेश या मरीन प्रोविंसेस वो कहलाते हैं। 1960 के बाद के जो 3 दशक रहे यानी उसके बाद का जो टाइम रहा, तब इको साउंड के द्वारा और बहुत सारे इस क्षेत्र में जो नए नए अध्ययन हुए उसके द्वारा ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में काफ़ी रिसर्च हुई। और जिससे हमें प्लेट टेक्टोनिक्स और उसके साथ ही ओशन बॉटम के बारे में भी हमारा जो नॉलेज था वो काफ़ी बढ़ा। तो जितने भी महासागरीय बेसिन हैं या ओशन बॉटम जो हैं उनकी अलग अलग गहराइयों वाले जो भाग हैं, जो जोन हैं, उनको हम जब नापते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए बैथीमीट्री जो है उसका विकास किया गया। तो बैथीमीट्री है क्या? बैथीमीट्री जो है वो साउंडिंग टेक्निक पे बेस्ड है, जिसमें हम ओशन बॉटम के जो अलग अलग गहराई वाले जो जोन हैं उनका मेजरमेंट करते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं। बैथीमीट्री जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। बैथोस का मतलब होता है डेप्थ या गहराई, और मीट्री मतलब होता है मेजरमेंट या मापन। तो जितने ओशन बॉटम में जब हम गहराइयों का मापन करते हैं यानी सागर तल से नीचे जो गहराइयां हैं उनको जब हम नापते हैं तो हम उसे बैथीमीट्री में नापते हैं। और जब हम सागर तल से ऊपर जो ऊंचाइयां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं तो वो हिप्सोमेट्री या हिप्सोग्राफी भी जिसे कहते हैं, उसके अनुसार उनका मापन किया जाता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि सागर तल से ऊपर
हिप्सोमेट्री और सागर तल से नीचे बैथोमेट्री, यानी सागर तल से जो ऊंचे भाग हैं उनके लिए हिप्सोमेट्री, और सागर तल में या सागर तल से जो गहराई वाले भाग हैं वहाँ पे बैथीमीट्री विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम उच्चावचों के हिसाब से देखें तो बैथीमीट्री को ऋणात्मक या नेगेटिव रिलीफ के लिए और हिप्सोमेट्री को धनात्मक उच्चावच का सूचक माना जाता है। और अलग अलग गहराई वाले जो रिलीफ जोन हैं और ओशनिक फीचर्स हैं उनके अनुसार महासागरीय जो प्रदेश हैं उनको वैज्ञानिकों और विद्वानों ने अलग अलग रूपों में उनको डिवाइड किया है। और एच.वी. थर्मन और ए.पी.जे. ट्रूजलो ने ओशन फ्लोर को 3 मेन रिलीफ जोन में बांटा है। इनमें पहला है महासागरीय उपांत या कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा है डीप ओशन बेसिन या गंभीर महासागरीय बेसिन, तीसरा है मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशन रिज। और इनसे रिलेटेड जो सारी आकृतियां हैं उनके बारे में हम इन्हीं 3 मरीन प्रोविंसेस जो हैं उसके अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो मरीन प्रोविंस है वो है महाद्वीपीय उपांत, और इससे संबंधित जो सारी आकृतियां हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन या महाद्वीपीय उपांत क्या होता है। तो महाद्वीपीय उपांत महाद्वीपों यानी जो स्थल भाग है उसका सागर की ओर जो सीमा है उसको वो डिनोट करता है, यानी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका जो पार्ट जहाँ तक सागरीय जल में डूबा हुआ है वो जो भाग है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहलाता है। और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज जो हैं वो तीनों एक ही उसके बने हुए हैं, यानी महाद्वीपीय जो शेल हैं यानी ग्रेनाइट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बने हुए हैं। और उसके बाद वाला जो 2 पार्ट हैं यानी जो डीप ओशन बेसिन और मिड ओशन रिज जो है वो महासागरीय तली या बेसाल्ट से निर्मित हैं। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हम इन आकृतियों के बारे में या इन रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हम कॉन्टिनेंटल स्लोप, सबमरीन कैनियंस या अंतः सागरीय कंदरा जिसे कहते हैं उसके बारे में, और गहरे सागर पंख तथा महाद्वीपीय उभार जो हैं कॉन्टिनेंटल राइज जो हैं, ये सारा जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अंतर्गत आता है। इस डायग्राम में सारे ओशन बॉटम रिलीफ जो हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेन जो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ बिल्कुल ओशन फ्लोर पे देखिए ये जो पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला ये यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे ये ओशनिक क्रस्ट है। दोनों यहाँ जहाँ मिल रही हैं ये इसके ऊपर जो है यहाँ तक कॉन्टिनेंटल मार्जिन का जोन है या प्रोविंस है वो आएगा। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में पहला जो पार्ट आता है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। तो कॉन्टिनेंट्स का जो पार्ट समुद्र के जल में डूबा रहता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है, और ये समुद्री तल से लगभग 120 से 180 मीटर तक की गहराई तक फैला होता है। और इसका जो स्लोप होता है उसका जो एंगल है यानी इन तटों का जो औसत ढाल है वो 1 से 3 के बीच होता है, मतलब बहुत ही मंद ढाल होता है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो चौड़ाई है यानी वो सागर की ओर कितने चौड़े हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो तटवर्ती भाग है वो पर्वतीय है, पठारी है या मैदानी है।
यदि जो समुद्र का तटवर्ती भाग है वो पर्वतीय या पठारी है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हैं वो नैरो हो जाते हैं या संकड़े होते हैं। इसके विपरीत जहाँ पे तटवर्ती जो भाग है वो मैदानी है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ अधिक चौड़े मिलते हैं। और नॉर्मली मग्न तटों की जो चौड़ाई है वो औसत रूप में 48 किलोमीटर मानी गई है। और इस क्रॉस सेक्शन डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। और अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का टोटल जो एरिया है वो 1 करोड़ स्क्वायर माइल माना गया है, जो टोटल ओशनिक एरिया है उसका 8.6% है। और अगर हम इनकी ओशन वाइज बात करें तो अटलांटिक ओशन का जो टोटल एरिया है उसके 13.3% एरिया पे, पैसिफिक ओशन के 5.7% पे और इंडियन ओशन के 4.2% एरिया पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं। और अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ह्यूमन के लिए या वेजिटेशन या मरीन लाइफ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, क्योंकि ये जो भाग है वो सागरीय पौधों एवं जंतुओं के लिए एक आदर्श आवास या हैबिटेट प्रोवाइड करता है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो वाटर होता है वो शैलो होता है, यानी पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता, जिसके कारण प्रकाश जो है वो इसका जो फ्लोर है यानी जो तल है वहाँ तक प्रवेश कर जाता है। दूसरा, ये एकदम जो स्थल का तटवर्ती भाग है जिसकी वजह से नदियाँ यहीं से आके सागर में मिलती हैं, तो वो अपने साथ जितने भी न्यूट्रिएंट लेके आती हैं वो यहाँ पे सागरीय जल में मिला देती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट काफ़ी मिलते हैं। इसके कारण ये सागरीय पौधों और जीवों के लिए बेस्ट हैबिटेट होता है। और इन दोनों रीज़न की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन को और मरीन लाइफ को डेवलप होने का पूरा अवसर मिलता है। और इसी के कारण ये बहुत ही अच्छे या अनुकूल फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बड़ी संख्या में मिलती हैं। और इसके साथ ही जो शैलो वाटर वाले एरिया होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं उनका अच्छा विकास होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, यानी ये एक तरह से समुद्री जो जल है उसमें डूबा हुआ वन्य भाग होता है। और ये सुंदरवन में, भारत में सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन का ही एक प्रकार है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में दूसरा जो पार्ट है वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप का। तो जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच वाला जो तेज ढाल वाला जोन होता है वो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। और इसका जो ढाल है वो 5 डिग्री तक के कोण वाला होता है। और इसकी जो औसत गहराई है वो 3660 मीटर तक होती है। और वर्ल्ड में अगर हम कॉन्टिनेंटल स्लोप के एरिया की बात करें तो वो लगभग 3 करोड़ वर्ग मील है। और कुल जो सागरीय क्षेत्रफल है उसके 8.5% एरिया पे कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलते हैं। अटलांटिक ओशन में ये 12.4%, पैसिफिक ओशन में 7% और इंडियन ओशन के 6.5% एरिया पे कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप का क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिखाया गया है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। तो ये दिखाई दे रहा है इसका जो स्लोप है या जो ढाल है वो तेज है, इसी के कारण से यहाँ पे कोई भी डिपॉजिट नहीं पाए जाते। उस पॉइंट को जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलते हैं उसे
शेल्फ ब्रेक कहा जाता है और इसी पॉइंट से कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म हो जाता है और कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो शुरू होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप पे जो संकड़ी, गहरी एवं खड़ी दीवार वाली जो घाटियाँ होती हैं वो महासागरों के अंदर होने के कारण अंतःसागरीय कंदरां या कैनियंस कहलाती हैं। और ये बिल्कुल स्थल भाग पे यानी जो लिथोस्फीयर है यहाँ पे जो नदियों के द्वारा बनाई हुई कैनियंस होती हैं बिल्कुल वैसी ही होती हैं। और इनको बनाने वाला जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, किस तरह से ये बनती हैं उसके आधार पे हम इनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है हिमानी द्वारा निर्मित कैनियन यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके द्वारा जो सबमेरीन कैनियन बनती हैं, और दूसरा है ग्लेशियर के अलावा जो अन्य फैक्टर्स हैं उनके द्वारा जो कैनियन बनती हैं। और जितनी भी सबमेरीन कैनियन हैं उनमें कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो ज़्यादातर हैं वे प्राय तट के लंबवत होती हैं और नदियों के मुहानों के सामने पाई जाती हैं। नदियों के मुहानों के सामने जो कैनियंस होती हैं वे लंबी होती हैं, जबकि द्वीपों के पास जो कैनियन होती हैं वो गहरी होती हैं, डीप होती हैं। और अंतःसागरीय कैनियन की जो गहराई है वो 610 से लेके 915 मीटर तक होती है। और यहाँ पे ये डायग्राम में सबमेरीन कैनियन दिखाई गई है जो कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से शुरू होती हुई कॉन्टिनेंटल स्लोप से होती हुई ये कॉन्टिनेंटल राइज तक यहाँ पे आती हुई ये फैन बना रही है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गहरे सागर पंख तथा महाद्वीपीय उभार। तो डीप सी फैन जो हैं वो एक तरह से जो सबमेरीन कैनियन होती हैं उनका आगे का भाग है जो डीप सी प्लेन्स में निकला हुआ रहता है। और ये जो है वो पंख के आकार में होते हैं या एप्रन की शेप में होते हैं, तो इसी वजह से इन्हें फैन का नाम दिया गया है। ये भी बिल्कुल स्थल मंडल पे जो जलोढ़ पंख होते हैं, नदियों के द्वारा जो पंख बनाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा ये भी निक्षेप जनित होते हैं, जो डिपॉजिट जा के जमा होता रहता है उससे ये बनते हैं। और जितनी भी सागरीय तरंगे हैं उनके द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट्स हैं उनके द्वारा ये उनके इकट्ठे होने से ये बनते हैं। और जब कई सारे जो फैन हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो उसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। यानी एक तरह से कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो डीप ओशन प्लेन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। अंतःसागरीय महाद्वीपीय जो उभार है वो अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर में कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो ज़्यादा है, जबकि पैसिफिक ओशन में इनकी जो नंबर है वो इनका नंबर कम है। और यहाँ इस डायग्राम में ये सबमेरीन कैनियन के आगे निकले हुए भाग में ये फैन दिखाया हुआ है और इसके पास में ये दो छोटे छोटे फैन हैं। आगे चल के ये जो फैन बढ़ते जाएगा इनका आकार या साइज़, तो ये आपस में मिल जाएंगे और वो पार्ट कॉन्टिनेंटल राइज कहलाएगा। इस डायग्राम में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप और ओशन फ्लोर के बीच में ये कॉन्टिनेंटल राइज दिखाया हुआ है। तो कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप से आने वाला जो डिपॉजिट्स हैं या जो सबमेरीन कैनियन होती हैं उनका आगे का निकला हुआ भाग जो कई सारे फैंस होते हैं उनके मिलने से ये एक पार्ट बना हुआ है, उसे हम महाद्वीपीय उभार कहते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज की औसत चौड़ाई 300 किलोमीटर, ऊंचाई 40 मीटर और इनके ऊपर जो सागरीय जल है उसकी गहराई 1.5 से 5 किमी के बीच होती है। और महाद्वीपीय उभार जो है इसमें जो निक्षेप पाए जाते हैं, जो डिपॉजिट पाए जाते हैं, उनका श्रेणीकरण यानी ग्रेडेशन हो जाता है। ये श्रेणीकरण जो है वो क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार का होता है। यानी बड़े साइज वाले जो अवसाद हैं वो जो
सबमेरीन कैनियन है उनके आगे के भाग में जमा होते हैं, और जैसे जैसे उनसे दूर जाते हैं उनका जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। इसी तरह से ही निक्षेपों में जो अवसाद हैं वो लंबवत रूप में भी उनकी ग्रेडिंग होती है कि सबसे ऊपरी भाग में जो बारीक निक्षेप हैं और निचले भाग में जो मोटे और बड़े निक्षेप हैं उनका जमाव होता है। तो इस तरह से इन निक्षेपों में ग्रेडेड संस्तर यानी बेड बन जाते हैं, और धीरे धीरे इन निक्षेपों का जो आकार है यानी साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है, और पंख की आकृति में उनका विकास हो जाता है। और जब कई सारे पंख यानी जो फैन्स हैं वो आपस में जब मिल जाते हैं तो अंतः सागरीय उभार यानी सबमेरीन कॉन्टिनेंटल राइज का निर्माण होता है। इस डायग्राम में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन के जो सारे पार्ट हैं जिनमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ये सारे यहाँ पे एक साथ दिखाए गए हैं।